आज के क्लास में हमको फिर से नाउन के से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब तक हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लासेस में एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो इसी के आगे हमको पढ़ना है। हमें देखना क्या है, 59 क्वेश्चंस को देखना है। और जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है बेटा, फिजिक्स डील विद हीट लाइट एंड साउंड। यहाँ पे हमें देखना बेटा कि किस पार्ट में गलती है। सेंटेंस में दिख क्या, पहला पार्ट क्या है बेटा, फिजिक्स डील विद। यहाँ पे हमें ये चीज़ देखना है बेटा, फिजिक्स सब्जेक्ट के स्थान पर आया है और फिजिक्स उन सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आता है जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वास्तव में होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे फिजिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, सिविक्स हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, क्लियर, एथिक्स हुआ। तो ये सारे नाउन्स ऐसे हैं जो दिखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तव में होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर ये नाउन सब्जेक्ट का स्थान पर आया है तो ये सब्जेक्ट कैसा माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो लगने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, डील्स का प्रयोग किया जाना चाहिए, अदरवाइज सेंटेंस हमारा गलत होता। अब आगे देखें, अगर आप ये कहें कि हो सकता है कि ये सेकंड फॉर्म में लिखा गया हो, सॉरी पास्ट टेंस में लिखा गया हो, तो अगर ये फिजिक्स को पास्ट टेंस में लिखा गया होता बेटा तो यहाँ पे डेल्ट होता। तो कुल मिलाकर के देखना है कि सेंटेंस हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिल रहा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और वैसे भी इसको पास्ट टेंस में नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्लियर कि फिजिक्स किसके साथ डील करता है, हीट लाइट और साउंड के बारे में बात करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि दिस बॉटल कॉस्ट मी 8.25 रुपीज। सेंटेंस बेटा दो जगह गलत है। यहां पे हमें कर देना क्या चाहिए, कॉस्टेड। कास्ट का जो सेकंड फॉर्म होता है वो कॉस्टेड होता है। दिस बॉटल कॉस्टेड, क्वेश्चन किसी तरह समझिएगा बेटा। दिस बॉटल में प्रिंट हुआ है, दिस बॉटल कॉस्टेड मी 8.25 रुपीज। बेटा फ्रैक्शन के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा क्या है, इसके बारे में देख लें। फ्रैक्शन के संदर्भ में हमने पढ़ा क्या है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लिखते हैं और उसके बाद में नाउन को लिखा जाता है और नाउन के बाद में एंड लगा करके तब फ्रैक्शन का प्रयोग किया जाता है। यही रूल है। जैसे फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे अ क्वार्टर क्या है आपका, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। अ हाफ आपका फ्रैक्शन है, अ हाफ फ्रैक्शन है। 3 क्वार्टर्स ये फ्रैक्शन है। इनका प्रयोग सेंटेंस में कहां पर किया जाना चाहिए, इसी बात पे चर्चा की जानी है। अ क्वार्टर, अ हाफ, 3 क्वार्टर्स, इनका प्रयोग कहां पर करना है। इनका प्रयोग किया अगर करना है तो हम कहां पे करते हैं बेटा, सबसे पहले हमें मान लीजिए कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव मिल रहा है, 3 मिल रहा है और इसके बाद में नाउन आ रहा है, जैसे आर्स आ गया, नाउन 3 आवर्स, और तब इसके बाद में हमें एंड लगा करके आ क्वार्टर या आ हाफ इस सब का प्रयोग करना चाहिए, आ क्वार्टर इसका प्रयोग करना चाहिए। देखते हैं क्या बेटा कि ये हमारा क्या है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है और इसके बाद में क्या आया है, नाउन आया है और एंड लगाने के बाद में आप यहां पर फ्रैक्शन का प्रयोग करेंगे। यहां पे अब आ क्वार्टर लगाइए, चाहे आ हाफ लगाइए, चाहे आप 3 क्वार्टर्स लगाइए। जो भी फ्रैक्शन होते हैं उनको लगाने का जो तरीका होता है वो कहाँ होता है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद में आने वाले नाउन के बाद में आप एंड लगाएंगे कंजंक्शन के रूप में और उसके बाद में तब किसका प्रयोग करेंगे, फ्रैक्शन का प्रयोग करेंगे। यही चीज इसमें लिखा गया, यही चीज इसमें गलत है। क्या गलत है कि 8 ये आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, क्लियर, और इसके तुरंत बाद में एंड का प्रयोग कर दिया गया। जबकि होना क्या चाहिए, यदि ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है तो उसके बाद में क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। 8 रुपीज एंड आ क्वार्टर, 8 रुपीज एंड आ क्वार्टर, तभी इसका स्ट्रक्चर सही होगा। क्योंकि जो फ्रैक्शन को रखने का तरीका है यही तरीका है। सबसे पहले हम डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी अंक होते हैं उनको रखा जाएगा। उसके बाद में क्या रखा जाएगा, फ्रैक्शन को नहीं रखा जाएगा। उसके बाद में नाउन रखा जाएगा, किसके लिए उस डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद में एंड लगा करके तब हम फ्रैक्शन का प्रयोग करेंगे। होना क्या चाहिए बेटा, दिस बॉटल कॉस्टेड में इसने मुझे कितना कॉस्ट किया, 8.25 रुपए, 8 रुपीज एंड अ क्वार्टर। तो होना क्या चाहिए बेटा, 8 रुपीज यहां पे होना चाहिए, 8 रुपीज होना चाहिए एंड 3 क्वार्टर, एंड सॉरी 3 नहीं है बेटा, आ है, एंड अ क्वार्टर, तब सेंटेंस आपका सही होगा।
एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग कि कहाँ पर गलती है, कहाँ पे हमें सुधार करने की आवश्यकता है। बेटा सुधार करने की आवश्यकता हमें कहाँ पे है, हमें यहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है। कहने का अर्थ यह है कि 8 के बाद में रुपीज़ यहाँ पे आएगा और उसके बाद में एंड अ क्वार्टर जहाँ पर है वहीं पे रखा रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते बेटा। दिया गया बेटा द रूम्स वर स्पेसियस। रूम जो है वो स्पेसियस था, उसमें काफ़ी जगह थी। विद टाल विंडोज, उसमें और क्या थे, लंबे लंबे विंडोज थे, लंबे लंबे खिड़कियां थी। एंड हाई रूफ्स, और उसका रूफ नहीं होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, सीलिंग्स होगा। क्योंकि जो रूम होता है उसका जो ऊपरी वाला पार्ट कहलाता है, किसी रूफ का जो निचला वाला पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, सीलिंग्स कहा जाता है, सीलिंग कहा जाता है। और ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिस पर हम चढ़ते हैं कूदते हैं फांदते हैं, वो हमारा क्या होता है, रूफ होता है। तो यहाँ पे चर्चा किसकी की जा रही है, रूम की जा रही है कि रूम स्पेसियस था और विद टाल विंडोज, लंबे लंबे खिड़कियों वाला था। और कैसा था, हाई रूफ्स नहीं होगा बेटा, यहाँ पे हाई सीलिंग्स होगा। यहाँ पे हाई सीलिंग्स होगा, किसकी जो सीलिंग्स थी वो ऊंची थी। तो यहीं पे गलती है बेटा, रूफ में और सीलिंग में आपको अंतर पता होना चाहिए, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर सीलिंग्स लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब भी रूम में रूफ की चर्चा की जाए तो एक बार समझ लीजिए सेंटेंस को कि वो सीलिंग की बात कर रहा है कि रूफ की बात कर रहा है। क्या रिलेवेंट है यहाँ पे, सीलिंग रिलेवेंट है या फिर रूफ रिलेवेंट है। डियर, यहाँ पे सीलिंग्स का जो शब्द है, सीलिंग शब्द जो है वही रेलिवेंट है, तो यहाँ पे रूफ का प्रयोग गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द ब्रिटिशर्स हैज रूल्ड इंडिया फॉर 2.5 centuries। फिर वही दिक्कत आ गई है बेटा, फिर वही क्वेश्चन आ गया है कि अगर फ्रैक्शन को रखना है कहीं पे तो फ्रैक्शन को कहाँ रखा जाए। बार बार इसी बात पे चर्चा हो रही है, इस बात पे चर्चा हो रही है कि फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं। आ क्वार्टर होता है बेटा, आ क्वार्टर होता है, आ हाफ होता है, आ हाफ होता है, और क्या होता है बेटा, 3 क्वार्टर्स होता है। अब इसके पहले, इस क्वेश्चन के पहले जो क्वेश्चन आया था फ्रैक्शन से संबंधित, उस पर डिस्कस किया गया था। हमें करना क्या है, यदि इसका प्रयोग हमको सेंटेंस में करना है तो कैसे करना है। तो इसके लिए रूल क्या है, पहले डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को हम लोग रखते हैं और उसके बाद में इसके साथ में आने वाले नाउन्स को रखते हैं। और नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव से क्लियर हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अगर ये सिंगुलर हो, अगर 1 की बात कर रहा है तो नाउन आपका कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अगर 1 से अधिक की बात कर रहा है तो नाउन आपका कैसा होगा, प्लूरल होगा। अब इसके बाद में फ्रैक्शन देखते हैं बेटा। अब यहाँ पर फ्रैक्शन के स्थान पे आप कुछ भी, तीनों फ्रैक्शन में से कुछ भी रख सकते हैं। आ क्वार्टर, आ हाफ, 3 क्वार्टर्स, कुछ भी रख सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना होना चाहिए कि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और नाउन के बाद में एंड आएगा और एंड के बाद में तब फ्रैक्शन को रखा जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है बेटा कि द ब्रिटिशर्स हैज रूल्ड इंडिया। ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटेन के लोगों ने इंडिया पर राज किया है, इंडिया को शासित किया है। कितने साल तक, फॉर 2 centuries होना चाहिए बेटा। यहाँ पे 2 लगेगा, उस 2 के बाद में आपका नाउन आ जाएगा और नाउन के बाद में तब एंड और फ्रैक्शन का प्रयोग किया जाना चाहिए। होना क्या चाहिए, द ब्रिटिशर्स हैज रूल्ड इंडिया फॉर 2 centuries and a half। ब्रिटिशर्स ने भारत को 250 सालों तक शासित किया। सेंटेंस ये होना चाहिए। तो हमें करना क्या है, सेंचुरीज को यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे रख देना है, बाकी एंड लगा करके फ्रैक्शन को जैसा है वैसा का वैसा एक्सेप्ट कर लेना है। इसी पार्ट में गलती है बेटा। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए ध्यान से कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं फ्रैक्शन से संबंधित। एक चीज़ और बताया गया क्लास में बेटा, अगर फ्रैक्शन का प्रयोग गुना के संदर्भ में किया जा रहा है तब उनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तब फ्रैक्शन का प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं। जैसे हिज सैलरी हैज़ बीन इंक्रीज्ड 2.5 times, उसकी सैलरी 2.5 गुना बढ़ा दी गई है। अगर गुना के संदर्भ में यूज किया जा रहा है, जैसे कहा जाए हिज
सैलरी हैज़ बीन इंक्रीज्ड। अगर फ्रैक्शन गुना का भाव देने के लिए आ रहा है तो हम करते हैं क्या बेटा कि डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद में तुरंत हम फ्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाएगा 2 and a half टाइम्स। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन होने की संभावना रहती है। गुना का सेंस देने के लिए ये फ्रैक्शंस का प्रयोग किया जा रहा है, तो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद में तुरंत एंड आएगा और एंड के बाद में फ्रैक्शन आएगा, चाहे आ हाफ होगा, चाहे आ क्वार्टर होगा और चाहे 3/4 होगा, और तब उसके बाद में नाउन आएगा। लेकिन अगर ये फ्रैक्शंस गुना के संदर्भ में नहीं आ रहे हैं, गुना का भाव नहीं दे रहे हैं, तो उनका जो क्रम होता है वही होता है बेटा, पहले डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव होगा और उसके बाद में तब नाउन होगा और नाउन के बाद में एंड लगाने के बाद में तब हम फ्रैक्शन का प्रयोग करेंगे। आ क्वार्टर, आ हाफ, जो भी होता है उसको लगाया जाएगा, जैसा कि इस वाले प्रश्न में किया गया है। यहाँ पर गुना का भाव नहीं दे रहा है, यहाँ पे फ्रैक्शन का प्रयोग सेंचुरीज के बाद में होना चाहिए। द ब्रिटिशर्स हैज़ रूल्ड इंडिया फॉर 2 centuries and a half। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बट इट वॉज मोस्ट एविडेंट इन माई इंटरेक्शन विद माई कजन ब्रदर। एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बट इट वॉज मोस्ट एविडेंट, लेकिन यह बिल्कुल एविडेंट था। एविडेंट मीन्स क्या होता है, स्पष्ट होता है। इन माई इंटरेक्शन, मेरे इंटरेक्शन में, और इंटरेक्शन किसके साथ में हो रहा है, मेरे माई कजिन ब्रदर। यहाँ पे आपको पता है कि कजिन आपका एक ऐसा नाउन है, ये नाउन है, इसके बाद में ब्रदर का प्रयोग करना अनावश्यक है, सुपरफ्लुअस है। यहाँ पे हम ब्रदर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कजन मीन्स होता ही क्या है कि चचेरे भाई बहन, इसमें ब्रदर और सिस्टर का भाव इसमें पहले से रहता है, तो इसलिए इसके बाद में ब्रदर और सिस्टर लगाने का प्रयास ना करें। यहीं पे होगा, ये ऐसा होगा, विद माई कजन होगा, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ब्रदर को हटाइए और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तीसरे पार्ट में गलती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। There she spun wool from her sheep and wove cloth on her loom। सेंटेंस देखिएगा। There she spun wool, वहाँ वो ऊल काटती है। ऊल मतलब ऊन होता है, ऊन काटती है। और किस ऊन को काटती है, फ्रॉम हर शीप, जो उसको अपने शीप से मिलता है। शीप का जो प्रयोग होता है सदैव सिंगुलर, इसको सीप ही लिखते हैं। अगर प्लूरल का भाव देना है तो सीप्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देयर सी स्पन ऊल फ्रॉम हर शीप, यहाँ वो अपने सीप से प्राप्त किए हुए ऊन को काटती है। एंड का प्रयोग 2 बार किया गया है, सॉरी। एंड ऑफ क्लॉथ, और क्लॉथ को बुनती है ऑन हर लूम। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा कि जिस क्लॉथ की चर्चा यहाँ पे की गई है उस क्लॉथ का अर्थ होता है सिला सिलाया कपड़ा होता है, और इस क्लॉथ का प्रयोग वर्ब के रूप में भी किया जाता है, पहनने के सेंस में किया जाता है, पुट ऑन के सेंस में किया जाता है। अगर इस क्लॉथ को हम ऐसे लिख दें, ई को हटा दें, तो सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। कपड़ा जो बुना जाता है उसकी स्पेलिंग क्या होती है, CLOTH होता है, और जो पहना जाता है कपड़ा CLOTH होता है, गारमेंट होता है। इस जो क्लॉथ लिखा गया है बेटा वो गारमेंट होता है, और इस क्लॉथ का मतलब होता है बुना जाने वाला कपड़ा या बुना हुआ कपड़ा। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, डियर सी स्पन ऊल फ्रॉम हर शीप, यहाँ वो अपने शीप से प्राप्त किए हुए ऊल को काटती है। एंड वोव, और बुनती है, क्या बुनती है, क्लॉथ, सिला सिलाया हुआ कपड़ा नहीं बुनती है, बिना सिला हुआ कपड़ा बुनती है, ऑन हर लूम, अपने लूम पर। तो क्लॉथ और क्लॉथ में अंतर समझिएगा बेटा। इस क्लॉथ में और उस क्लॉथ में अंतर क्या होता है, CLOTH, इसका मतलब होता है बिना सिला हुआ कपड़ा। क्लियर, बिना सिला हुआ कपड़ा होता है। और इस क्लॉथ का प्रयोग बेटा हम 2 सेंस में करते हैं। क्लॉथ का प्रयोग यदि नाउन के रूप में किया जा रहा है तो इसका मतलब सिला हुआ कपड़ा होता है, अटायर होता है, ठीक है, अपैरल होता है, सिला हुआ कपड़ा होता है। और इसका प्रयोग यदि वर्ब के रूप में किया जाता है बेटा तो किसका अर्थ होता है, कपड़ा पहनना होता है, पहनना, कपड़ा पहनना होता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो ये क्लॉथ है इसका प्रयोग किया जाना उचित है, वहाँ पे क्लॉथ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आज मिसप्रिंट 2 जगह हुआ है, इसके लिए
सॉरी भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कैंडिडेट्स हु आंसर्ड बी could be answered half mark, sorry, could be awarded. The candidates, अभ्यर्थी हु आंसर्ड बी, जिसने बी नंबर पे आंसर किया है, जो बी आंसर किया है, कुड बी अवॉर्डेड, उनको दिया जा सकता है हाफ मार्क। कहाँ पे गलती है समझ में तो आ ही गया होगा। मार्क मीन्स क्या होता है, निशान होता है। नाउन के रूप में मार्क का अर्थ क्या होता है बेटा, निशान होता है। मार्क का अर्थ क्या होता है बेटा, निशान होता है। और मार्क्स का मतलब क्या होता है, मार्क्स मतलब अर्जित किया जाने वाला अंक होता है, जिसको हम लोग कहाँ पर पाते हैं, किसी कंपटीशन में पाते हैं या फिर एग्जाम में पाते हैं। तो यहाँ पे मार्क्स का प्रयोग किया जाना चाहिए बेटा, मार्क का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। द कैंडिडेट्स हु आंसर्ड बी, उन अभ्यर्थियों ने जिसने बी को आंसर किया है, कुड बी अवॉर्डेड, उन्हें दिया जाना चाहिए हाफ मार्क्स दिया जाना चाहिए, आधा अंक दिया जाना चाहिए। मार्क्स का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे मार्क का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, रोबोट्स कैन वॉश योर हेयर, बाथ यू एंड फीड यू। यहाँ पे देखिएगा बेटा, रोबोट्स कैन वॉश, ये वर्ब है। रोबोट्स तुम्हारे हेयर को वॉश कर सकते हैं, रोबोट्स तुम्हारे बालों को धो सकते हैं, तुम्हें नहला सकते हैं। तो नहलाने की इंग्लिश क्या होती है बेटा, BATHE होता है। और BATH क्या होता है, ये नाउन होता है जिसका मतलब स्नान होता है। इसका अर्थ क्या होता है बेटा, स्नान होता है। ये वर्ब है और इस बात का मतलब होता है नहाना या नहलाना होता है। ये नाउन है, सॉरी, ये नाउन है और ये आपका क्या है, वर्ब है। इसका मतलब होता है स्नान करना या स्नान कराना होता है। तो यहाँ पे बात का प्रयोग किया जाएगा, BATHE का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसका सेंस क्या आना चाहिए। रोबोट्स कैन वॉश योर हेयर, रोबोट तुम्हारे बालों को धुल सकता है, तुम्हें नहला सकता है, एंड फीड यू, और आपको खिला सकता है। तो यहाँ पे जो बात का प्रयोग किया गया था बेटा वो गलत है, इसमें ई लगाने की आवश्यकता थी। Look at this sentence. She had dark hairs pulled roughly back and a noticeable bad complexion. लड़के तो समझ ही गए होंगे, यहाँ पे हेयर्स है। हेयर आपका एक ऐसा नाउन है बेटा, हेयर आपका एक ऐसा नाउन है, जब सर के सारे बालों की चर्चा की जाती है तो वो संपूर्ण बालों की अगर चर्चा की जा रही तो सिंगुलर नंबर में यूज किया जाता है, हेयर्स नहीं हो सकता है, हेयर ही होगा। लेकिन अगर कुछ बालों की चर्चा की जा रही है, 2-4 बालों की चर्चा की जा रही है, तब इसको हम सिंगुलर और प्लूरल में बदल सकते हैं। यहाँ पे पूरे बालों की जब चर्चा की जाएगी सेंटेंस में पूरे बालों की चर्चा की जा रही है कि उसके पास में घने नहीं, डार्क हेयर्स हैं, गाढ़े कलर के हेयर्स हैं, और जो पीछे बुरी तरह से खिंचे हुए हैं, एंड अ नोटिसेबल बैड कम्प्लेक्शन, और उसका चेहरा कैसा था, नोटिसेबली बैड कम्प्लेक्शन, और उसके चेहरे का रंग जो था उसका कम्प्लेक्शन काफ़ी खराब था। नोटिसेबली मतलब यहाँ पर हो जाएगा काफ़ी। तो यहाँ पे जो दिया गया है बेटा, हेयर्स का जो प्रयोग किया गया वो गलत है, यहाँ पे होना क्या चाहिए, सी हैड डार्क हेयर होगा, हेयर्स नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। He obtained the lecturership and along with other lecturers busied himself with pedagogical theory. यहाँ पे देखिए बेटा गलती कहाँ पे है, He obtained the lecturership, लेक्चरशिप होता है कि लेक्चरशिप होता है, लेक्चरशिप होता है, लेक्चरशिप नहीं होता है। लेक्चरशिप ये कोई वर्ड नहीं है, वो स्लैंग के रूप में यूज कर सकते हैं आप, लेकिन जो लेक्चरशिप है ये फॉर्मल इंग्लिश है बेटा, इसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जो लेक्चरशिप लिखा गया है वो गलत है, लेक्चरशिप होना चाहिए। ही ऑब्टेन्ड द लेक्चरशिप, उसने लेक्चरशिप को प्राप्त किया, एंड अलॉन्ग विद अदर लेक्चर्स, और दूसरे लेक्चरर्स के साथ में अपने आप को बिजी कर लिया, किसमें, पेडागॉजिकल थ्योरी में। तो यहीं पे गलती है बेटा, लेक्चरशिप नहीं होना चाहिए, लेक्चरशिप होना चाहिए। यही सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। जो मेरा कलेक्शन है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेस में या फिर ऑनलाइन क्लासेस में, इन
सिर्फ इनको पढ़ लीजिए, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ में अगर क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं तो यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी मुझे यह नहीं कहना कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं आया तो हमें यहाँ पे मार के लटका दीजिएगा, ऐसा तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस इसी तरह के पूछे जाते हैं और इन्हीं को पढ़ने के बाद में लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। बहुत ज़्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्योंकि उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है, जिनके आने की संभावना बहुत अधिक होती है। चलिए देखिए, ऑल हर फैमिली मेंबर्स आर लवर्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक। देखिएगा, कई बार चर्चा की गई क्लास में, ऐसे क्वेश्चंस को कई बार सॉल्व करवाया गया है और फैक्ट भी बताया गया है कि ऐसा क्यों होता है। ये जो फैमिली मेंबर्स है ना बेटा, ये स्लैंग है। अगर फैमिली मेंबर्स का जिक्र करना है तो ऑथेंटिक इंग्लिश के लैंग्वेज में हमें करना क्या चाहिए, इसको लिखना चाहिए ऑल द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली, ये ऐसा होना चाहिए। ऑल द मेंबर्स, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, ऑल द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली, ये एक्सप्रेशन होना चाहिए। फैमिली मेंबर का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या निकलेगा तब, ऑल द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली आर लवर्स। किसके लवर्स हैं, डांस और म्यूजिक के लवर्स हैं। तो यहाँ पे पहले वाले पार्ट में गलती है। फैमिली मेंबर्स का प्रयोग कभी भी ना तो बोलते समय करें और ना तो लिखते समय करें, और अगर आ रहा है कॉमन एरर में आ रहा है तो उसको जरूर नोटिस करिए। ऐसे एक्सप्रेशन गलत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, ही में स्पेंड दीज समर वैकेशंस, वैकेशंस होगा था नहीं बेटा, वैकेशन होगा, यहीं पे गलती है। विद हिज पेरेंट इन न्यू दिल्ली, ही में स्पेंड, वह स्पेंड कर सकता है, तो दिस का भी प्रयोग गलत है बेटा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिस होना चाहिए। ही में स्पेंड, वो व्यतीत कर सकता है यह समर वैकेशन, यह गर्मी की छुट्टी, विद हिज पेरेंट, अपने पिता या माता के साथ में। क्लियर नहीं किया गया, पेरेंट लिखा गया है, क्योंकि पेरेंट मीन्स क्या होता है, माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में वह यह समर वैकेशन व्यतीत कर सकता है अपने पेरेंट के साथ में, अदर मदर और विद फादर। तो यहां पे क्या देखने को मिला बेटा, वैकेशन, अगर समर वैकेशन की चर्चा की जा रही है तो वैकेशन का प्लूरल वैकेशंस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वी नीडेड टू गेट टू लंदन बट वी हैड नो मीन्स ट्रांसपोर्ट। यहां पे देखिएगा बेटा गलती क्या है, सॉरी, यहां पे हम देखते हैं कि किस पार्ट में गलती है। वी नीडेड टू गेट टू लंदन, हमें लंदन पहुंचने की आवश्यकता थी, बट वी हैड नो मीन्स ट्रांसपोर्ट, लेकिन मेरे पास में कोई भी ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था। यहाँ पे देखने की क्या ज़रूरत है बेटा, यहाँ पे देखिएगा मीन्स का प्रयोग किया गया है। मीन्स का प्रयोग हम दो अर्थों में करते हैं। किन किन अर्थों में करते हैं, मीन्स का प्रयोग साधन के संदर्भ में करते हैं, और मीन्स का प्रयोग बेटा हम किस संदर्भ में करते हैं, अर्निंग के संदर्भ में करते हैं, आय के संदर्भ में करते हैं। आपको ध्यान रखने की जरूरत है, यदि मीन्स का प्रयोग साधन के संदर्भ में किया जा रहा है तो यह सिंगुलर नंबर माना जाता है। क्या माना जाता है, सिंगुलर नंबर माना जाता है। और इसके साथ में अगर इसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान में सेंटेंस पर किया गया है, सेंटेंस में किया गया है, तो इसके साथ में लगने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। हाँ, अगर मीन्स का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर किया गया है तो उसके साथ में लगने वाला जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। मीन्स दोनों चीज होता है बेटा, साधन भी होता है और आय भी होता है। आय के संदर्भ में जब भी यूज किया जाएगा इसका प्रयोग प्लूरल नंबर में ही किया जाएगा। तो इस सेंटेंस में हमें तो कोई गलती दिख नहीं रही बेटा। वी नीडेड टू गेट टू लंदन बट वी हैड टू नो मीन्स, हमारे पास में ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें नो एरर बेटा, इसमें कोई गलती दिख नहीं रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, दो हिज मीन्स इज स्मॉल ही हेल्प्स हिज यंगर ब्रदर विद मनी। अभी बताया गया कि मीन्स का प्रयोग यदि आय के संदर्भ में किया जाता है और वह सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है,
पहली बात तो मीन्स यदि आई के संदर्भ में यूज किया जा रहा है तो इसको प्लूरल नंबर में माना जाता है, ये प्लूरल माना जाता है। और यदि इसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर किया गया है तो इसके बाद में लगने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, प्लूरल ही होगा। यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया ना, गलत किया गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। दो हिज मीन्स आर स्मॉल, यद्यप उसकी आय कम है। ही हेल्प्ड, ही हेल्प फिर भी वो हेल्प करता, सॉरी ही हेल्प्स फिर भी वो हेल्प करता है। हिज यंगर ब्रदर विद मनी, वो धन से अपने छोटे भाई की मदद करता है और करना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन, द ओल्ड मैन हु वॉज क्रस्ड टू डेथ, बूढ़ा आदमी जिसे जो कुचल गया, किससे कुचल गया, अ स्पीडिंग कार, एक स्पीडिंग कार, तेज गति की कार से जो कुचल कर मर गया बूढ़ा आदमी। वॉज वॉकिंग, टहल रहा था, इन द सेंटर ऑफ द रोड, वह रोड के सेंटर पर घूम रहा है। तो सेंटर होता किसका बेटा, कोई सर्कल होता है, सर्कल के जो मध्य वाला पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है। यहाँ पे होना क्या चाहिए, इन द मिडिल ऑफ, इन द मिडिल ऑफ, मिडिल का मतलब क्या हो जाएगा, मध्य। रोड के मध्य के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सेंटर का प्रयोग नहीं करेंगे, मिडिल का प्रयोग करेंगे, तब सेंटेंस हमारा क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे मिडिल का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटर किसका होता है बेटा, सेंटर किसी सर्कल इत्यादि का होता है। और रोड के बीच का भाव देने के लिए हमें मिडिल का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हिज हैट वॉज ब्लोन ऑफ बाई अ स्ट्रॉन्ग एयर, उसकी टोपी उड़ा ली गई किसके द्वारा, एक स्ट्रॉन्ग एयर के द्वारा या फिर विंड के द्वारा। बताया गया है कि वाइंड और एयर में अंतर क्या होता है, जो हवा बहती है ना उसको एयर नहीं कहा जाता, वाइंड कहा जाता है। जो एयर बहती है, जो ब्लो होता है उसे क्या कहते हैं, वाइंड कहते हैं। तो यहाँ पे एयर का प्रयोग गलत है, तो समझिएगा, जहाँ पे ब्लो होता है या जो हवा के द्वारा कोई नुकसान होता है उसके लिए वाइंड का प्रयोग किया जाएगा, हम एयर का प्रयोग नहीं करेंगे। द वेदर ऑफ स्विट्जरलैंड इज मोर प्लीजेंट दैन दैट ऑफ जर्मनी। यहाँ पे देखिए क्या गलती बेटा, स्विट्जरलैंड का मौसम होना चाहिए कि स्विट्जरलैंड का क्लाइमेट होना चाहिए। यहाँ पे स्विट्जरलैंड का क्लाइमेट होना चाहिए क्योंकि वेदर जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और क्लाइमेट क्या होता है, वो लॉन्ग पीरियड का जो टेम्परेचर होता है उसकी बात करता है। तो यहाँ पे हमें वेदर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें करना किसका प्रयोग चाहिए, क्लाइमेट का। यहाँ पे ये भाव दिया जाना चाहिए कि स्विट्जरलैंड की जलवायु जर्मनी के जलवायु से ज़्यादा सुहावनी है। तो यहाँ पे जो वेदर का प्रयोग किया गया है वो गलत किया गया है, वहाँ पे होना क्या चाहिए, क्लाइमेट होना चाहिए। क्योंकि जो क्लाइमेट होता है बेटा वो शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, और जो वेदर होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। और स्विट्जरलैंड के शॉर्ट पीरियड की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे क्लाइमेट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्लाइमेट होगा बेटा, वेदर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, द कंपनी ऑफर्स कॉम्पिटिटिव वेज एंड गुड बेनिफिट्स। समझ गए होंगे गलती कहाँ पे बेटा, गलती कहाँ पे है, वेज का प्रयोग जब पारिश्रमिक के संदर्भ में किया जाता है तो वेजेस होता है, वेज नहीं होता है। होना क्या चाहिए, द कंपनी ऑफर्स कॉम्पिटिटिव वेजेस, कंपनी ऑफर करती है प्रतिस्पर्धात्मक पारिश्रमिक को, एंड गुड बेनिफिट्स, और अच्छे लाभों को ऑफर करती है। तो यहीं पे गलती है बेटा, कंपनी के द्वारा जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो कैसा हो, पारिश्रमिक के संदर्भ में वेज का प्रयोग किया गया है, और अगर पारिश्रमिक के संदर्भ में वेज का प्रयोग किया जाएगा तो वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल नंबर में होना चाहिए, वेजेज होना चाहिए, वेज नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम टू क्लियर कस्टम एट द बॉर्डर। इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम, हमारा लंबा समय लगा क्लियर करने में। क्या क्लियर करने में, कस्टम मीन्स दो चीज होता है बेटा, कस्टम के बारे में बताया गया है, क्लास में बताया गया है। कस्टम का जब हम प्रयोग करते हैं तो कस्टम का प्रयोग रीति रिवाज के संदर्भ में करते हैं, रीति, और कस्टम्स का प्रयोग सीमा शुल्क के संदर्भ में किया जाता है, सीमा शुल्क के संदर्भ में किया जाता है। तो यहां पे हम देखें कि किस कस्टम की बात की जा रही है। इट
took us a long time to clear customs. कस्टम्स होना चाहिए। बॉर्डर पे किसकी बात की जाएगी? रीत रिवाज की बात की जाएगी, और रीत रिवाज को क्लियर करने के लिए नहीं। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? सीमा शुल्क की बात की जा रही है। और अगर सीमा शुल्क की बात की जा रही है तो हमें कस्टम का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग करना है? कस्टम्स का प्रयोग करना है। इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम, हमारा लंबा समय लगा सीमा शुल्क को क्लियर करने में। और कहां पे? बॉर्डर पर। क्लियर? यहां पे कस्टम्स होना चाहिए, कस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कस्टम्स मीन्स होता है सीमा शुल्क होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ही सेड दैट द डिपार्टमेंट वाज एन अटर शैम्बल। उसने कहा कि डिपार्टमेंट पूरी तरह से, पूरी, अटर मीन्स क्या होता है? पूरी तरह, पूरा, कंप्लीट। सैम्बल, सैम्बल नहीं होता बेटा, क्या होता है? सैम्बल्स। सैम्बल्स मीन्स क्या होता है? बूचड़ खाना होता है, स्लॉटर हाउस होता है। तो यहाँ पे सैम्बल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। सैम्बल्स, सैम्बल्स। तो होना क्या चाहिए? ही सेड, उसने कहा कि द डिपार्टमेंट वाज, डिपार्टमेंट था, एन अटर सैम्बल्स, पे एक पूरी तरह से बूचड़ खाना था। तो यहाँ पे सैम्बल्स का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ते रहिए, और YouTube पे इसको डाउनलोड कर दिया जाता है। इसको डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि इसको आप लोग पढ़ते रहिए। सीजीएल का एग्जाम आ रहा है, घुमा फिरा करके ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको पढ़ते रहिएगा। और वकैब की क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस में चल रहा है, उस पर भी ध्यान दीजिए। और इतनी ज़्यादा सीट आई है, इतनी वैकेंसीज आई हैं कि इस बार आप लोगों को सफलता मिल ही जाएगी। बस पढ़ने की ज़रूरत है। आज बस इतना ही। थैंक यू।